This is lecture 14, SK22, MCQ number 101. A patient presents with urethral discharge and history suggestive of gonorrhea or chlamydia infection. which drug of the following is likely effective? तो इसमें कौन सा effective drug होगा? That will be your option number B, doxycycline. डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस एंड इट इज़ ऑफन को इन्फेक्टेड विद नाइजीरिया गोनोरिया। तो इसमें आपने डिऑक्सीसाइक्लिन देना है क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस में। गोनोरिया के लिए सेफ्ट्राक्सोन रिक्वायर होता है, बट डिऑक्सीसाइक्लिन आपके साथ यूज़ होता है फॉर क्लेमिडियल कवरेज। फिर है अ लेडी हैज़ रिकरेंट वेजाइनल कैंडिडियासिस and has been using topical trimazole for many months. इसमें which systemic drug should be used? तो इसमें आपने कौन सा systemic drug यूज़ करना है? जो ड्रग आपने इसमें यूज़ करना है that is option number A, fluconazole. फिर है a boy had road traffic accident with kidney injury. Which of the following fascia will be affected? तो आरटीए हुआ है और किडनी इंजरी, किडनी के इर्द गिर्द आपको जेरोटास फेशिया मिलता है। ठीक है, जब भी वेजाइनल कैंडिडियासिस की बात हो और वो कोट्राइमोक्साजोल यूज़ कर रही है, उसमें आपने फिर पेशेंट को फ्लूकोनाजोल सिस्टेमिक ड्रग शुरू करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्लेमिडिया के लिए हम डिऑक्सीसाइक्लिन देंगे और किडनी इंजरी होगी तो उसमें जेरोटास फेशिया है। रीनल फेशिया को हम जेरोटास फेशिया कहते हैं सराउंड द किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड ट्रॉमा टू द किडनी जो है इट इन्वॉल्व्स पेरिनेफ्रिक स्पेस और ये आपके साथ जेरोटास फेशिया इन्वॉल्व करता है। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। तो एसोफेगस में स्पाज्म्स हैं, साथ में चेस्ट पेन और डिस्फेजिया भी है। इसमें आपने कौन सा ड्रग यूज़ करना है? डेल्टाइजिम यूज़ करना है, क्योंकि डेल्टाइजिम इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये आपके साथ एसोफिजियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा और ये आपके साथ एसोफिजियल स्पाज्म को ट्रीट करता है। तो हम डेल्टाइजिम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये आपने याद रखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड अ मास इज सीन इन द राइट लोब ऑफ द लिवर। मास भी है राइट लोब ऑफ लिवर में और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी है। तो द स्ट्रक्चर इज़ डिराइव फ्रॉम विच जर्म लेयर? ये स्ट्रक्चर कौन से जर्म लेयर से डिराइव होता है? एक्टो, मीजो, एंडो, न्यूरल क्लस्ट या सरफेस एक्टोडर्म? सो दिस इज़ फ्रॉम एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी। लिवर जो है अराइज करता है एंडोडर्म से, ये आपने बस याद रखना है। फोर गट फॉर्मिंग हेपेटिक डाइवर्टिकुलम ड्यूरिंग डेवलपमेंट, दिस इज़ प्योर रट्टा। A pregnant patient at 15 weeks has increased amniotic fluid. Pregnant woman है 15 weeks है लेकिन amniotic fluid उसमें increased है और उसका AFP भी elevated है। जब भी AFP कम होगा तो उसमें आपने डाउन सिंड्रोम लिखना है, अगर AFP ज़्यादा होगा तो you have to go with anencephaly, option number D. A lady presents with vaginal delivery with fever. लैब्स में आपको एच बी डिक्रीज्ड है, एम सी वी 70 है, टी एल सी 24,000 है, प्लेटलेट जो है 5 × 10⁻9 है और पी टी और ए पी टी टी आपके साथ रेज्ड है। तो पी टी ए पी टी टी ज़्यादा है, उसके अलावा जो है एम सी वी कम है। दिस इज़ अ केस ऑफ, ये क्या है? दिस इज़ डी आई सी। प्लेटलेट्स आपके साथ 5 × 10⁻9 है, पी टी और ए पी टी टी रेज्ड है। तो ये DIC है सजेस्टेड बाय थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें PTA PTT इंक्रीज होते हैं और माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिसिस होगी आफ्टर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। बर्ड सेल्स आपके साथ इंडिकेट करते हैं फ्रेगमेंटेड RBC। फिर है अ पेशेंट हैज़ ब्लीडिंग टेंडेंसी विच फीचर इज टिपिकल ऑफ वॉन विलीब्रैंड डिजीज़। तो वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ में आपको क्या चीज़ मिलेगी? आपको मिलेगी इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन नंबर सी। अ पेशेंट विद एक्यूट लिवर इंजरी शोज मार्कली एलिवेटेड सीरम AST and ALT levels. What is the primary reason for the rise of these enzymes in blood?
तो इनका जो प्राइमरी रीज़न है कि ये एंजाइम्स आपके साथ ALT और AST आपके साथ इंक्रीज़ होते हैं। एक पेशेंट को लिवर इंजरी है, उसके बाद ये एंजाइम्स इंक्रीज़ हैं, तो ये एंजाइम क्यों इंक्रीज़ होते हैं, ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि ये एंजाइम आपके साथ इंक्रीज़ हुए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, लिवर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ गोइंग टू रप्चर, दैट इज़ वाई हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन डैमेज जो होता है उसमें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। तो जब भी हेपेटोसाइट का सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो उसमें ALT और AST रिलीज़ होते हैं इनटू सर्कुलेशन, जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। पेशेंट को पफी स्किन है, ही हैज़ पफी स्किन, हॉर्स वॉइस, plasma TSH concentration is low but increase markedly when she is given TRH. She probably has। तो ये आपके साथ अगर इसमें आपने दो कंडीशंस याद रखने हैं। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि थायराइड में प्रॉब्लम कब है और हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम कब है। तो ये मैंने याद रखा है कि हाई 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 थायराइड, हाई हाई थायराइड। हाई हाई का मतलब है कि ये आपको देंगे कि प्लाज्मा TSH इज़ हाई और इंक्रीजेज मार्कली व्हेन गिवन TRH। तो TSH ऑलरेडी हाई है और भी हाई हो गया तो इसका मतलब है थायराइड का प्रॉब्लम है। अगर TSH लो है और ये आपके साथ फिर इंक्रीज़ हो जाए तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस। तो ये मोस्ट प्रॉबेबली प्रॉब्लम है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है विद हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम। After fasting for 24 hours, a patient metabolic profile shows pyruvate carboxylase activity is intact, but gluconeogenesis from certain amino acid is impaired. Which of the following vitamin deficiency would most likely explain this finding? तो इस टिपिकल केस है जिसमें आपको पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इंटैक्ट है बट ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ इम्पेयर्ड। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ नियासिन की डिफिशियंसी, ऑप्शन ए। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्रॉनिक डायरिया, एब्डोमिनल पेन है उसको, कौन से विटामिन डिफिशियंसी है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये आपको मिलता है नियासिन में, पेलेग्रा जिसे कहते हैं। ओके फिर इसके बाद है ये आपके साथ हार्ट नर्व डिजीज़ भी कॉज करता है नियासिन, और डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, कॉलर रैश लाइक नेकलेस एंड डेथ कॉज करवाएगा। अ गर्ल इज लिफ्टिंग हैवी वेट्स इन द जिम, शी सडनली एक्सपीरियंसेस मसल वीकनेस एंड ड्रॉप्स द वेट। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स? तो वो वेट उठा रही है एक गर्ल और एक्सपीरियंसेस मसल वीकनेस उसको हुआ और डायरेक्टली उसने वेट ड्रॉप किया। ये कौन से रिसेप्टर की वजह से या कौन सा इस अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिफ्लेक्स? सो दिस इज़ गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो आपके साथ मसल टीयर को प्रिवेंट करता है, मसल एक्सेसिव मसल स्ट्रेच को प्रिवेंट करता है। अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ एब्डोमिनल पेन, लैब्स में HbS-Ag नेगेटिव है, anti-HbC कोर IgG पॉजिटिव है और इन्फेक्टिविटी भी नहीं है, E इज़ ऑल्सो नेगेटिव। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस सीरोलॉजिकल पैटर्न? तो इसमें HbS-Ag भी आपके साथ नहीं है, सिर्फ कोर के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ आर पॉजिटिव। सो दिस इंडिकेट्स प्रीवियस एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसमें यह याद रखना है कि जब भी कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हों इसका मतलब है कि प्रीवियस एक्सपोजर हुआ है इस पेशेंट को टू HBV। एंटी HBC पॉजिटिव मतलब है विद एंटी HbS Ag negative indicates past HBV infection. She developed immunity, not an active infection. A woman presents with subfertility and amenorrhea, लो FSH है, लो LH है, नॉर्मल प्रोलैक्टिन है, लो ईस्ट्राडायोल है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दिस इज़ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन। जब भी FSH और LH लो होंगे
और साथ में ईस्ट्राडायोल भी लो होगा। ये आपके साथ सजेस्ट करता है सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म को ड्यू टू हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन। नॉर्मल प्रोलेक्टिन जो है ये आपके साथ रूल आउट करता है कि ये प्रोलेक्टिनोमा तो नहीं है। फिर है पेशेंट विद सस्पेक्टेड meningitis स्टार्टेड ऑन एम्पेरिकल एम्पेसिलिन which organism is sensitive to ampicillin। तो amongst the following कौन सा organism आपके साथ sensitive है to ampicillin? that is your Listeria monocytogenes। फिर है a patient presents with tingling around the mouth and painful spasms of the hand and feet, carpopedal spasms। Laboratory investigation reveal an electrolyte abnormality, decrease of which ion is responsible for these symptoms। तो कौन से आयन की डिक्रीज आपके साथ इन सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ योर कैल्शियम आयन। तो जब भी कार्पोपीडल स्पाजम्स की बात आ जाए, टिंगलिंग वगैरह की बात आ जाए, ये टिपिकल क्लासिक फीचर्स हैं फॉर कैल्शियम। A child admitted to the hospital was found to have bruises on leg, bone pain, hepatosplenomegaly है। bone marrow examination पे there is wrinkled cells। तो ये wrinkled tissue paper cells आपको मिलते हैं, ये हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है। This is found in Gaucher's disease। Gaucher's disease में आपको thrombocytopenia मिलती है, bruising due to thrombocytopenia, hepatomegaly due to infiltration by lipid-laden macrophage, और इसमें आपको wrinkled crumpled tissue paper cytoplasm मिलता है। ये पैथोग्नोमिक है फॉर गॉशर्स डिजीज़। गॉशर्स में आपको ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की डिफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एडिशनली हेपेटोमेगैली, और ये आपके साथ ये चीज़ें कॉज करवाएंगी। A patient presents with severe chest pain radiating to the jaw. ECG confirms acute MI and PCI is performed to restore blood flow before reperfusion, which metabolic process has already occurred in ischemic myocardial cells। तो ischemic myocardial cells में आपके साथ क्या होता है? Increase oxidative phosphorylation, complete ATP synthesis, anaerobic या एरोबिक। तो इसमें एनारोबिक आपके साथ ठीक ऑप्शन है। जब भी इस्कीमिया हो जाता है इट लीड्स टू ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल सेल्स क्या करते हैं? रिलाई करते हैं ऑन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। वुमेन है G2P1 है, is in the second stage of labor। On examination the cervix is fully dilated, 6 centimeter dilation progressing rapidly, and there is concern about perineal tearing। What is the most appropriate intervention to prevent anal sphincter injury? तो anal sphincter injury को prevent करने का सबसे अच्छा इंटरवेंशन क्या है? दैट इज़ मीडियोलैटरल एपिजियोटमी। मीडियोलैटरल, इसमें आपने मीडियन और मीडियोलैटरल एपिजियोटमी को याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपने एनल स्फिंक्टर को की इंजरी को प्रिवेंट करना है तो आपने क्या करना है? मीडियोलैटरल एपिजियोटमी करनी है। इसमें एक और MCQ आता है कि मीडियन इंसिजन अगर आप दोगे तो ये आपके साथ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के लिए हम मीडियन एपिजियोटमी करते हैं, ठीक है। और इसमें रिस्क ऑफ मीडियोलैटरल में देर इज़ रिस्क ऑफ डैमेज टू लेवेटर एनआई, और इसमें जो मसल आपके साथ डैमेज होता है उसको बल्बोस्पोंजियोसिस कहते हैं। द क्लाइटोरस इज़ डिराइव फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? तो क्लाइटोरस कौन से स्ट्रक्चर से डिराइव होता है? You can pause the video here and think about it। Clitoris is derived from the genital tubercle, option A। Pulmonary embolism occur due to obstruction of which vessel? तो pulmonary embolism किस vessel की obstruction की वजह से आपको मिलेगा? Due to large, medium and small pulmonary arteries, option number D इसकी वजह से। A pregnant woman is diagnosed with vasa previa। तो इसमें मैंने आपको कहा था एक प्लेसेंटा प्रीविया है, एक वासा प्रीविया है, दोनों प्रीवियाज आर पेनलेस और एब्रप्शन इज़ पेनफुल। ये एक बात याद रखो। अभी ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, तो वासा प्रीविया में आपने मैनेजमेंट क्या करनी है?
विजाइनल डिलीवरी करनी है, सी सेक्शन करना है, ऑब्जर्वेशन ओनली करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज़ ऑप्शन बी। इसमें आपने इमरजेंसी सी सेक्शन बिफोर लेबर करना है, ठीक है। वासा प्रीवियम में इसमें इट कैन कॉज फीटल हेमोरेज इफ मेम्ब्रेन रप्चर, द डिफिनिटिव मैनेजमेंट इज सिसेरियन सेक्शन बिफोर लेबर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिडिक्टिव टेस्ट फॉर प्रीक्लेम्सिया, तो प्रीक्लेम्सिया के लिए प्रिडिक्टिव टेस्ट क्या है? दैट इज़ योर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, तो प्रोजेस्ट्रॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसमें मैंने आपको MSD का निमोनिक बताया था। M फॉर मेंटेनेंस, S फॉर सिक्रीटरी फेज और D फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉब्यूल्स एंड एल्वलाई वगैरह। तो S आपके साथ सेकंड नंबर पे है, तो यू शुड गो फॉर secretory changes in the endometrium। ये MSD का निमोनिक है। M से maintain endometrial lining and pregnancy, S से secretory phase of menstrual cycle और D से development of alveoli and lobule। तो ये काम है प्रोजेस्ट्रॉन का। The uterine artery is a branch of which vessel, तो uterine artery इसके लिए आपको एनाटॉमी जाननी होगी कि uterine artery is a branch of the internal iliac artery। ये बहुत रिपीटेड MCQ है। यूट्राइन आर्टरी अराइज करता है इंटरनल इलियक आर्टरी से और इट सप्लाइज द यूट्रस। अच्छा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीटा HCG, तो बीटा HCG का प्राइमरी फंक्शन क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन इज एस्टेब्लिश। ये लेमोन इन्होंने मेरे ख्याल से ठीक नहीं लिखा। अच्छा, लेमोन प्रोडक्शन इज एस्टेब्लिश। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीटा HCG, तो बीटा HCG का फंक्शन पूछ रहे हैं। बीटा HCG प्रिजर्व करता है कॉर्पस ल्यूटम को, तो इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, ये आपने याद रखना है। बीटा HCG मेंटेन भी करता है कॉर्पस ल्यूटम को और इंश्योर करता है कंटिन्यूड प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन। फिर है 65 ईयर ओल्ड मीनोपॉज वुमेन प्रेजेंट्स विद विजाइनल प्रूराइटिस, सोरनेस, डिस्पेरूनिया फॉर 6 मंथ्स, विच ड्रग शुड बी गिवन, तो इसमें आपने कौन सा ड्रग देना है? तो द ड्रग यू हैव टू गिव इज़ टॉपिकल एक्वाइन एस्ट्रोजन। टॉपिकल एक्वाइन एस्ट्रोजन आपने एक मीनोपॉज वुमेन में देना है जिसको विजाइनल प्रूराइटिस है, सोरनेस है, डिस्पेरूनिया फॉर 6 मंथ्स है, तो गिव टॉपिकल एक्वाइन एस्ट्रोजन। मेन चीज़ है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन देना है। एट्रोपिक विजाइनाइटिस है इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, responds well to the topical estrogen which restores vaginal epithelium and alleviates symptoms। फिर है a patient experiences one-sided weakness without sensory loss, which part of the internal capsule is affected। पेशेंट को वन साइडेड वीकनेस है, सेंसरी लॉस भी नहीं है, तो इसमें विच पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल आपके साथ अफेक्टेड है? तो दैट इज़ द पोस्टीरियर लिम्ब एंड एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर लिम्ब का काम होता है सेंसरी लॉस के साथ, ये एक बात आपने याद रखना है। और एंटीरियर लिम्ब जो है उसकी वजह से ही इज़ एक्सपीरियंसिंग वन साइडेड हेमिप्लीजिया। द एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इसमें आपके साथ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स होते हैं, तो अगर यहाँ पे लीजन होगा तो ये आपके साथ प्योर मोटर हेमिप्लीजिया कॉज करवाएगा एंड देयर विल बी प्रिजर्व्ड सेंसेशन। इफ़ arterial blood is 50% saturated, what is the approximate PaO2? अगर arterial blood 50% saturated है तो approximate PaO2 आपके साथ कितना होगा? That will be option number C, that is 26। That is 26, just give me a second। Okay, that will be 26। 100% सेचुरेशन पे 100 मिलीमीटर Hg होगा, 75 पे 40 होता है, 50 पे 25 तक आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि 50% सेचुरेटेड आर्टीरियल ब्लड अगर 50% सेचुरेटेड है तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन कितना मिलेगा? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 26।
100 सेचुरेशन पे 100 आपको मिलता है ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 75 पे 40, 50 पे 25, ये याद रखें। A man presents with infertility, semen analysis reveals complete absence of spermatozoa, a defect in which structure is most likely responsible। तो इसमें defect in which structure होगा, that is your option number Leydig Sertoli germinal epithelium, ठीक लग रहा है, तो that is germinal epithelium। तो ये याद रखें कि अगर एक पेशेंट को इनफर्टिलिटी है और आपको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ नज़र आ रहा है, एजोस्पर्मिया, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं है, इनफर्टिलिटी है और एजोस्पर्मिया है, इसके लिए जर्मिनल एपिथेलियम इज़ इन्वॉल्व्ड। ऑप्शन नंबर सी, जर्मिनल एपिथेलियम। A patient presents with fever and sore throat and is treated empirically with amoxicillin, but symptoms do not improve। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन आपके साथ इन शो करता है इंक्रीज इन पार्टिकुलर टाइप ऑफ WBC सजेस्टिंग नॉन बैक्टीरियल एथियोलॉजी। विच सेल इज़ मोस्ट लाइकली रेज्ड, तो इसमें कौन सा सेल आपके साथ रेज्ड होगा, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स। Failure to respond to antibiotic with lymphocytosis suggests a viral infection। 32-year-old woman presents with 6 months after complicated postpartum hemorrhage। She has symptoms of inability to lactate, lactate नहीं कर सकती। She has low energy। Which hormone is responsible for her symptoms, तो इसमें जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है that is ACTH। द प्रेजेंटेशन आपके साथ किस चीज़ के है, पोस्टमार्टम हेमोरेज की है, विच इज़ फॉलोड बाय इनएबिलिटी टू लैक्टेट, और साथ में फैटीग और लो एनर्जी भी पेशेंट को है। तो ये आपके साथ हाईली सजेस्ट करता है शीहान सिंड्रोम, विच इज़ पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। द हेमोरेज जो है इट कॉजेज हाइपोपरफ्यूजन एंड नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड की नेक्रोसिस हो जाएगी, द पेशेंट विल हैव इनएबिलिटी टू लैक्टेट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोलैक्टिन सेल्स। लो एनर्जी फैटीग होगा ड्यू टू लॉस ऑफ TSH लीडिंग टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड ACTH लीडिंग टू एड्रीनल इंसफिशेंसी। साथ में आपको लॉस ऑफ ACTH मिलेगा, सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी डेवलप होगी, विच इज़ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंस। और ACTH और TSH जो है ये इक्वली अफेक्ट होते हैं, बोथ आर यूजुअली अफेक्टेड। ACTH जनरली मोर क्रिटिकल है। 27-year-old woman undergoes normal spontaneous vaginal delivery of the 3.6 kg baby। 10 minutes after delivery of the placenta, she develops heavy vaginal bleeding, soaking 2 pads। Within minutes on examination, her uterus feels soft, boggy, and enlarged. There is no vaginal laceration, placenta is complete, and vital signs show tachycardia and hypotension। What is the most important common cause of her postpartum hemorrhage? तो postpartum hemorrhage का most important cause क्या है? That is uterine atony। Uterine atony is the most important cause। फिर है which structure lies in the superficial perineal pouch। superficial perineal pouch में आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, that is your option number A, spongy या penile urethra। ड्राइवर, ये ड्राइवर होगा, ओके सॉरी, डाइवर है, डाइवर जो सी में डाइव करता है, डेवलप सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर रैपिड एसेंट फ्रॉम डीप वाटर। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या होगा, डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है। ये आपको रैपिड एसेंट में डिकम्प्रेशन सिकनेस मिलती है। इट लीड्स टू, अगर एक बंदा रैपिडली पानी से ऊपर आता है, पानी के अंदर डाइव लगाता है और फिर नीचे से वो रैपिडली ऊपर आता है, तो इट लीड्स टू नाइट्रोजन बबल फॉर्मेशन। ये आपके साथ डिकम्प्रेशन सिकनेस कॉज करवाता है। विच पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कियाज्मा इज़ इन्वॉल्व इन बायटेम्पोरल हेमिनोपिया, तो बायटेम्पोरल हेमिनोपिया में आपके साथ एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑप्शंस में है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ द मिडल पार्ट। जो मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा है
that is involved in the bitemporal heminopia. Bitemporal में middle part है. Crossing nasal fibers in the middle of the optic chiasma are affected, causing bitemporal heminopia. A male with one bar body and gynecomastia. एक बार body है और साथ में gynecomastia भी है. This is a case of 47XXY. Klinefelter का सिनेरियो है, वन बार बॉडी है. अच्छा, a child born with urine coming out from umbilicus, doctor diagnosed this as patent lumen of allantois, which result in which of the following? तो patent lumen of allantois में आपके साथ urachal fistula is involved, जिसे हम patent urachus कहते हैं. U wave and flat T wave are seen in which electrolyte disturbance? तो U wave और flat T wave आपको मिलते हैं hypokalemia में. 28-year-old woman developed sudden shortness of breath, tachycardia, mild hypoxia a few hours after an uncomplicated C-section. She has no chest trauma, fever, no signs of infection. Which is the most likely cause? तो इसका most likely cause क्या है? ये repeated MCQ है. This is pulmonary embolism. A patient is in septicemia and does not respond to fluid resuscitation. Sepsis में है, fluid resuscitation को response नहीं कर रहा, तो ये refractory septic shock है. Refractory septic shock is sepsis with hypotension, unresponsive to fluid resuscitation, और इसके लिए vasopressors की ज़रूरत होती है. Hereditary spherocytosis, which प्रोटीन डिफेक्टिव. हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में आपके साथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनकायरिन बैंड 3 प्रोटीन 4.2 ये सारे के सारे हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में इन सारे प्रोटीन्स में डिफेक्ट होगा. अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट इन आरबीसी मेम्ब्रेन स्केलेटन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्पेक्ट्रिन एनकायरिन बैंड 3 प्रोटीन 4.2 ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट यूज्ड. फिर है, a patient developed thrombocytopenia while on treatment for TB due to which drug? तो thrombocytopenia develop करता है for TB due to which drug? तो इसमें जो drug responsible है that is rifampicin. ये आपके साथ thrombocytopenia develop करता है. ये याद रखना है कि rifampicin एंटी TB ड्रग में कौन सा है जो thrombocytopenia cause करता है, that is rifampicin. फिर है, patient with small lung nodule on imaging. Histopathology shows granuloma without necrosis. Without necrosis आ गया तो this is sarcoidosis. Patient presents with trauma and bleeding from the junction of 4 bones on the side of the skull. तो patient को trauma है and bleeding from the junction of 4 bones on the side of the skull. ये कौन सा इसमें involve है? That is your option number C, which is टीरियन. टीरियन आपके साथ है, इन्वॉल्व होता है जब एक पेशेंट को ब्लीडिंग फ्रॉम द जंक्शन ऑफ 4 बोन्स ऑन द साइड ऑफ द स्कल होगा, तो टीरियन विल बी इन्वॉल्व्ड. ये इन्होंने एक स्कल का एक इमेज दिया है, ये आप गूगल से देख लें क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगी. टीरियन जो है इट इज़, अच्छा ये तो आप समझ सकते हो कि इसमें टीरियन जो है ये आपके साथ इन्होंने जो दिया है दिस इज़ टीरियन. ठीक है, ये आपके साथ जंक्शन ऑफ फ्रंटर पेराइटल टेम्पोरल स्फीनॉइड बोन होता है और इसके फ्रैक्चर में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आपके साथ डैमेज हो सकती है. टू फाइंड मीन इन हाइट ऑफ 10 पीपल अबाउट 33, 36, 36 ये सारी है, इसमें मीन फाइंड करना है. तो मीन क्या होता है कि यू हैव टू सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर. तो इससे आपके साथ जब ये फार्मूला लगाओगे तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 40.5. इन सारों को ऐड करके यू हैव टू डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज़ 40.5. A 10-year-old boy presents with fever, migratory joint pain involving the knees and ankles. He had sore throat 3 weeks ago and that resolved without treatment. Examination पे his joints are warm and tender without deformity. Cardiac auscultation आपके साथ soft systolic murmur reveal करता है. Laboratory investigation आपके साथ elevated ESR show कर रही है. Which of the following
finding represent a minor criteria for diagnosis of acute rheumatic fever. तो acute rheumatic fever के लिए कौन सा minor criteria है? Subcutaneous nodules, sydenham chorea या raised CRP, pancarditis है, erythema marginatum. So the criteria is raised CRP. According to Jones criteria, minor criteria include fever, arthralgia और उसमें raised ESR आता है या CRP, prolonged PR interval मिलेगा. मेजर क्राइटेरिया में कार्डाइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होता है, कोरिया, एरिथीमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स आपको मिलेंगे. फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटी हैंड्स एंड ग्रिटी आइज़. तो जब भी ग्रिटी आइज़ की बात आ जाए, ग्रेव्स डिजीज़ डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए. एस्ट्रोजन प्लेज अ वाइटल रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट and physiology. Which of the following is the most important function of estrogen? तो estrogen का most important function आपके साथ क्या है? That is your development of secondary sexual characteristic. ये सबसे important feature है estrogen का कि ये आपके साथ secondary sexual characteristic की development करेगा. फिर है patient presents with shortness of breath, कफ है, ABG's रिजल्ट पे PO2 70 है, pH 7.35 है, HCO 316 है, PCO2 60 मिलीमीटर Hg है. तो इसमें कौन सा एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी आपने आइडेंटिफाई करना है? दैट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ऑप्शन नंबर सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. फिर है पेशेंट रिपोर्ट्स अ डाइट consisting mainly of chocolate, milk, bread and chicken with minimal intake of green vegetables and fruits. Over time she developed megaloblastic changes. Deficiency of which vitamin is most likely? तो इसमें कौन से vitamin की deficiency आपको मिलेगी? That is vitamin D, sorry folate. ये तो इसमें एक सिंपल चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर एक पेशेंट फास्ट फूड ले रहा है, एक पेशेंट जो है फॉलिक एसिड ले रहा है, तो B12 फास्ट फूड में मिलता है और फोलेट आपको मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स में. अगर ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहा तो फोलेट की डिफिशेंसी होगी. अगर फास्ट फूड्स वगैरह नहीं ले रहा तो उसमें B12 की डिफिशेंसी होगी. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट. अभी ये आप याद रखें इसमें कि मिनिमल इनटेक ग्रीन वेजिटेबल्स की है, तो फोलेट की डिफिशेंसी हो गई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, तो उसमें आपने फोलेट लिखना है. ड्यूरिंग इमरजेंसी द ब्रेस्ट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस टू प्रिपेयर फॉर लैक्टेशन. Which hormone is primarily responsible for development of alveoli and lobules in the breast? तो इसमें आपने LAP, लैप, मैंने एक निमोनिक याद रखा है लैप, तो lobules, alveoli, progesterone, लैप, तो this will be progesterone. A musician is playing piano, which function is helping him in performance? तो जो म्यूजिशियन है पियानो बजा रहा है, उसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट इज़ हेल्पिंग हिम इन परफॉर्मेंस. अगर पियानो बजा रहा है, इट रिक्वायर्स हाईली कोऑर्डिनेटेड स्किल्स, लर्नड एंड प्रिसाइज एक्शंस which fall under the domain of planning and execution of voluntary movement, largely governed by primary motor cortex and associated with motor planning areas. फिर उसके बाद है a patient with albinism presents with visual impairment since childhood. Which of the following ocular condition is most commonly associated with albinism? तो albinism के साथ जो associate होता है that is cataract. Option number B. A patient presents with corneal clouding, hemolytic anemia, renal failure भी है. जेनेटिक टेस्टिंग में डिफिशेंसी ऑफ कौन से एंजाइम है? तो ये मेरे ख्याल से एलकैट है. ऑप्शन नंबर सी, एलकैट डिफिशेंसी है. एलकैट डिफिशेंसी आपके साथ एक्युमुलेशन ऑफ अनएस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल की एक्युमुलेशन हो जाती है. अगर एलकैट की डिफिशेंसी होगी तो अनएस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल की एक्युमुलेशन हो जाएगी, जो डिपॉजिट हो जाता है इन पेरिफेरल टिश्यूज़, सेल मेम्ब्रेन्स, और आपके साथ क्लासिक सिम्टम्स कॉज करवाएगा. ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ लंग इंक्रीजेज विच कैपेसिटी? तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में डिटेल से एक्सप्लेन किया है.
तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में FRC आपके साथ इंक्रीज़ होगा। G3PT वुमेन presents in lab with 3 to 4 uterine contraction, cervical dilatation of 2 centimeter after 5 hours। तो इसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एमनियोट सॉरी ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन करनी है। वुमेन को लेबर है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह भी है, 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है इन 5 आवर्स, तो आपने ऑक्सीटोसिन देना है, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन आपने करनी है। सर्टन हार्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट्स एट डिस्टल टारगेट ऑर्गन। Which of the following hormone is released via neuroendocrine mechanism? तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू जो सिक्रीट होता है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये आपके साथ रिलीज्ड होता है सर्कुलेशन में वाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर है मल्टी ग्रेविडा एट 37 वीक्स प्रेजेंस विद एब्डोमिनल पेन। एग्जामिनेशन पे आपको फॉल्स लेबर नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ एडमिट एंड ऑब्जर्व, ऑप्शन नंबर बी। आपने एडमिट करना है और ऑब्ज़र्व करना है। ये डायग्राम इनका प्रॉपरली नहीं दिया। फिर है पल्मोनरी सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इन फीटस बिगेंस एट। तो सरफेक्टेंट प्रोडक्शन कब बिगिन होती है? 24 वीक्स पे, ये याद रखना है। सरफेक्टेंट आपके साथ डिक्रीज़ करता है सरफेस टेंशन को। अगर डिक्रीज़ एल्वियोलर कोलैप्स करवाता है, डिक्रीज़ रंग रिकॉइल करवाएगा, इंक्रीज़ कंप्लायंस करवाएगा। composed of multiple lecithin, mainly dipalmitoyl phosphatidylcholine. Synthesis begin 20 weeks gestation and achieves mature level 35 weeks of gestation. Corticosteroid important for fetal surfactant synthesis and lung development. अच्छा, फिर है इसके बाद क्या है? पेशेंट इज़ यूजिंग IUD प्रेजेंट्स विद एक्सेसिव ब्लीडिंग। IUD यूज़ कर रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी है, तो इसमें बेस्ट मैनेजमेंट क्या है? दैट इज़ रिमूव IUD एंड ट्रीट कंजर्वेटिवली। दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। हाउ टू कन्फर्म ओव्यूलेशन हैज़ ऑकर्ड। तो ओव्यूलेशन को किस तरह कन्फर्म करना है कि ओव्यूलेशन हुई है या नहीं? तो आपने प्रोजेस्ट्रॉन देखना है, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स देखते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स को देखना है, उससे पता लगेगा कि ओव्यूलेशन हुई है या नहीं हुई। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद 1 मंथ आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बायोप्सी पे आपको क्या लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्राफ्ट नज़र आ रही है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिजेक्शन इज़ दिस? ये कौन से टाइप की रिजेक्शन है? दिस इज़ एक्यूट रिजेक्शन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आपके साथ प्रेजेंट्स विद जनरलाइज बोन पेन। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन लो सीरम कैल्शियम शो कर रही है। While evaluating the possible cause of her hypocalcemia, which of the following hormones should be kept in mind as a contributor to the low calcium level? तो low calcium level contributor कौन सा है? That is option D, calcitonin। calcitonin लो कैल्शियम को कम करवाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि बोन पेन है, लो सीरम कैल्शियम है और पॉसिबल कॉज को एवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल हाइपोकैल्सीमिया किस वजह से हुई है? कौन सा चीज़ माइंड में होना चाहिए? दैट शुड बी कैल्सिटोनिन। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद मैसिव स्प्लीनोमेगेली माइलोब्लास्ट ऑन स्मीयर, विच क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इज़ मोस्ट लाइकली। तो उसको जो है मैसिव स्प्लीनोमेगेली है और माइलोब्लास्ट भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो दिस इज़ 922 सॉरी, this is CML. A patient presents with meningitis CSF culture पे ग्राम नेगेटिव ऑक्सीडेज पॉजिटिव डिप्लोकोकस नज़र आ रहा है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ग्राम नेगेटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, डिप्लोकोकस भी है? तो डिप्लोकोकस जो है ये आपके साथ ग्राम नेगेटिव नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ये बहुत ज़्यादा रिपीट है। What is the mechanism of action of ciprofloxacin? mechanism of action of ciprofloxacin ये है कि ये आपके साथ DNA गायरेज या टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करेगा। ciprofloxacin DNA गायरेज याद रखना है, ciprofloxacin के साथ DNA गायरेज टोपो आइसोमरेज 2 को ये इनहिबिट करता है। ये इन्होंने इसका डायग्राम दिया है
ये फर्स्ट एड का डायग्राम है, आप फर्स्ट एड से देख ले, दिस इज़ अ रियली गुड डायग्राम। इसमें आपके बहुत से ड्रग क्लासेस क्लियर हो जाएंगे। फिर है patient has post avulsion injury involving sciatic nerve, which deficit is most likely? तो इसमें कौन सा deficit होगा जब sciatic nerve होगा? Loss of dorsiflexion and plantar flexion. Women presents with menstrual irregularities, milky discharge है from both breasts despite not being pregnant or lactating. लेबॉर्ट्री पे आपको elevated serum prolactin नज़र आ रहा है. Which of the following clinic feature is most commonly associated with hyperprolactinemia? तो hyperprolactinemia में गैलेक्टूरिया आता है, ऑप्शन बी. During ovarian follicular development, certain cells surround the oocyte and play a major role in estrogen production under the influence of FSH. These cells are known as granulosa cells. Where are the granulosa cells normally found? तो granulosa cells normally होते हैं in the ovarian follicle. A patient presents with excessive and increased frequency of urination. Laboratory evaluation suggests metabolic cause affecting glucose regulation. Which hormonal abnormality is most likely responsible for these symptoms? तो इनके लिए जो responsible होता है, जिसमें excessive thirst, increased frequency urination, आपको metabolic cause affecting glucose regulation नज़र आ रही है, तो ये कौन से हार्मोन की वजह से है? दिस इज़ ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ ड्यू टू इंसुलिन. ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स हैं इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की वजह से. पेशेंट प्रेजेंट्स विद एपिसोडिक हेडेक, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, हाइपरटेंशन. लेबॉर्ट्री पे आपको एलिवेटेड यूरिन मेटानेफ्रिन्स नज़र आ रहे हैं, तो यूरिन मेटानेफ्रिन्स फियोक्रोमोसाइटोमा में आपको नज़र आते हैं, ऑप्शन नंबर डी, फियोक्रोमोसाइटोमा. The lesion occurred at the caudate and globus pallidus of the brain. There was loss of GABA in the substantia nigra. The condition is of. तो जब भी आपके साथ लॉस ऑफ गाबा या सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात आ जाए, पार्किंसोनिज्म आपके माइंड में फर्स्ट थिंग आना चाहिए, पार्किंसन डिजीज़, पार्किंसोनिज्म. A man has been living at high altitude mountain area for many years. He now presents with progressive shortness of breath. On exertion, there is no history of infection or cardiac disease. What is the most likely cause of the symptom? तो most likely cause of the symptom क्या है? This is pulmonary hypertension. Chronic hypoxia at high altitude causes hypoxia vasoconstriction, leading to pulmonary hypertension. A pregnant woman with a family history of inborn error of metabolism wants to know whether her unborn child is affected. Which investigation can be used for early prenatal diagnosis? Early prenatal diagnosis के लिए हम कौन सा investigation use करेंगे? That is option number C, CVS. ठीक है, जब भी एक pregnant woman होगा, family history में inborn error of metabolism है, और she wants to know whether her unborn child is affected, तो उसके लिए she has to do कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, CVS करना है. अच्छा, इसके बारे में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इससे एक ना एक MCQ आता है. CVS involves obtaining sample of placental tissues and typically perform between 10 to 13 weeks of gestation. तो इसके साथ आपने ये वीक्स याद रखने हैं. CVS आपने 10 to 13 weeks में करना है. Making it easiest invasive procedure for definitive genetic diagnosis. Amniocentesis हम करते हैं later after 15 weeks. Patient with rheumatoid arthritis is on long-term therapy and develop whitening of anterior shins along with dark pigmentation of bones and skin. Which drug is the most likely responsible? तो rheumatoid arthritis long-term therapy है, she develops whitening of the anterior shins along with dark pigmentation. तो इसमें कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की वजह से. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कैन कॉज स्किन डीपिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन चेंजेस विद लॉन्ग टर्म यूज़. पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, इज़ रिसीविंग स्टैंडर्ड हार्ट फेलियर मेडिकेशन. He developed muscle weakness without any history of trauma.
विच ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें लूप डायूरेटिक इज़ रिस्पॉन्सिबल। लूप डायूरेटिक हाइपोकेलीमिया कॉज करवाता है एंड इट लीड्स टू मसल वीकनेस। पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, he presents with muscle weakness and myalgia without any trauma. He is taking long-term medication for dyslipidemia. Which drug is responsible? तो इसके लिए जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ रोस्वोस्टेटिन, ऑप्शन नंबर डी रोस्वोस्टेटिन. Statins can cause myopathy and muscle weakness due to muscle toxicity. Diabetic patient presents with foot ulcers, high-grade fever, hypotension, altered mental status. What type of shock is most likely? तो इसमें जो type of shock होता है that is septic shock. Shock is best defined as, तो shock आपके साथ define करता है hypoperfusion of tissues को. A patient presents with fever due to inflammatory process. Which cytokine is primarily responsible for mediating fever? तो जो fever को mediate करता है that is interleukin 1. A pharmacological study aims to differentiate the effects of ganglion blocking drugs from muscarinic receptor blocking drugs. Which combination of symptom is most characteristic of muscarinic receptor blockage? तो muscarinic receptor blockage के लिए जो important चीज़ है that includes dry mouth, constipation, mydriasis and tachycardia. Muscarinic blockage produce anticholinergic effects जिसमें dry mouth आता है, constipation, mydriasis, tachycardia. Woman है active labor में है, she is given epidural anesthesia for pain relief. Anesthesia drug works by blocking nerve conduction spinal nerve. Which primary mechanism by which epidural anesthesia relieve pain? तो जो relieve करता है pain को it is by blocking the sodium channels. By which mechanism epidural anesthesia relieve pain? By blocking the sodium channels. Androgen are steroid hormone that exert their biological effect after entering the target cell. तो एंड्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये अपने इफ़ेक्ट शो करते हैं जब ये टारगेट सेल के अंदर इंटर करते हैं. तो इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड्रोजन्स का क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं. दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे आप पॉज करके यू कैन ऑल्सो थिंक ऑन इट. दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन. A patient with viral infection is treated with antiviral drug. The drug works by interfering with viral replication inside the host cell. Which of the following mechanism best describe the action of many antiviral agent? Antiviral agents के action को सबसे best among the following कौन describe करेगा? It is due to inhibition of protein synthesis. तो बेस्ट डिस्क्राइब एक्शन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स जो है दे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. पेशेंट डेवलप सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर. फैट एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड है. विच डायग्नोस्टिक मेथड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट एम्बोलाई? तो फैट एम्बोलाई इज़ कन्फर्म बाय फ्रोजन सेक्शन ऑफ फैट. ये हमने बहुत से दफ़ा पढ़ा है, ये रिपीटेड है. फ्रोजन सेक्शन ऑफ फैट आता है. तो इसमें फ़ैट एम्बोलाई में आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है, या फैट स्टेन इन्होंने आपको दिया होगा, या फ्रोजन सेक्शन ऑफ फैट स्टेन, या सिर्फ फैट. अ वुमन अंडरगो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू अ ट्यूमर. तो सर्जिकल रिमूवल हुई पिट्यूटरी ग्लैंड की बिकॉज वहाँ पे एक ट्यूमर था. फॉलोइंग सर्जरी रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी उसमें नज़र आने लगे. तो ये किस वजह से? This is because of absence of menses. A public health study is conducted to determine which level of female education has greatest positive impact on reproductive health outcomes, such as reduced maternal mortality, improved family planning, and better antenatal care utilization. Which level of education is most strongly associated with improved reproductive health? तो improved reproductive health के लिए that is responsible is your higher secondary education. Completion of higher secondary education आपके साथ improve करता है health awareness को, contraceptive use को और maternal health outcomes को. Urogenital diaphragm के में आपको superior और inferior facial layers नज़र आते हैं.
What is the inferior fascia of urogenital diaphragm commonly called? तो inferior fascia of urogenital diaphragm को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं perineal membrane, option C. Perineal membrane forms the inferior fascia of urogenital diaphragm. Levator ani muscle. अच्छा, before proceeding, काइंडली एक बात याद रखें, ये सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। इन द लास्ट 5-10 सेकेंड्स ऑफ दिस वीडियो मेरा सब्सक्रिप्शन चैनल का डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे आ जाएगा। आपने जस्ट उस टैब को खोल के इसे सब्सक्राइब कर देना है, कुछ भी आपका नहीं जाएगा। प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट। ओके, so the levator ani muscle forms the major part of pelvic diaphragm and plays a key role in the pelvic organ support. Which nerve primarily supplies the levator ani? तो levator ani की nerve supply पूछ रहे हैं। Pudendal nerve है कि obturator nerve है? तो that is pudendal nerve, option A. Certain hormone states can increase basal metabolic rate by uncoupling oxidative phosphorylation in mitochondria. Increase of which hormone can cause uncoupling of electron transport chain? So that is your thyroxine. Thyroxine can cause uncoupling of the electron transport chain. Thyroxine increase करता है mitochondrial activity को and can cause uncoupling of electron transport chain. It generates heat. Uncoupling oxidative phosphorylation में सबसे पहले नॉरएपिनेफ्रिन लिखना है, फिर थायरोक्सिन लिखना है, फिर एपिनेफ्रिन लिखना है। तो इसको NTE से याद रखें। मैंने NTE से याद रखा था। जब भी अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात आ जाए, उसमें नॉरएपिनेफ्रिन इज़ ग्रेटर देन थायरोक्सिन इज़ ग्रेटर देन एपिनेफ्रिन. A patient presents with symptoms of hypothyroidism. Laboratory investigation shows normal T3, elevated TSH and abnormal thyroid profile. What is the most appropriate treatment? इसमें जो most appropriate treatment है that is levothyroxine. हम एलिवेटेड TSH है तो ये आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जाता है, उसमें लीवोथायरोक्सिन देते हैं। Woman presents with continuous leakage of urine through the vagina following prolonged obstructed labor. तो continuous leakage है of urine through the vagina following prolonged obstructed labor. The fistula is most likely between which structure? तो ये fistula आपके साथ कौन से structure में है? It is between the bladder and vagina. A vesico-vaginal fistula is connection between bladder and vagina. ये याद रखें। This is a picture, ये आप गूगल में देख लें, वहाँ से आपके लिए क्लियर हो जाएगा। So this was enough. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ बाय द एंड ऑफ लेक्चर्स, अगर आपको 5 या 10 MCQs भी याद होते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। द टारगेट इज़ अचीव्ड। आपने इन वीडियोस को बार बार देखना है, तो उससे आपके ये MCQs रटाफाइड हो जाएंगे। जो पास्ट MCQs है एग्ज़ाम में, पास्ट MCQs से कोई भी आपने MCQ गलत नहीं करना। अगर न्यू MCQs है उनमें से गलत हो जाए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन पास्ट MCQs में आपने अपने आप को 100/100% प्रिपेयर करना होगा। सो ट्राई टू वॉच दीज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। सो उससे आपका ये मेन जो आंसर्स होंगे वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको जितने छोटे वीडियोस में मैं कवर कर सकूँ, तो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ विद इन लेस टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।